सोचिए, 1914 का दौर है। दुनिया पहली वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही है। यूरोप के लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी दौर में एक आदमी अपना अलग ही सपना देखता है। नाम है सर अर्नेस्ट शैकल्टन। उनका सपना, पूरे एंटार्क्टिका को एक किनारे से दूसरे किनारे क्रॉस करना। ये वो जमाना था जब साउथ पोल पे पहुंचने की रेस खत्म हो चुकी थी। एमंडसन साउथ पोल तक पहुंच चुके थे और स्कॉट वहां अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन शैकल्टन ने सोचा, जब पोल तक पहुंच गए, अब असली हिम्मत का काम होगा इस पूरे कॉन्टिनेंट को पार करना। इस मिशन का नाम रखा गया इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन। एक शिप तैयार की गई, एंड्योरेंस। 28 मर्द इस मिशन का हिस्सा बने। हर किसी का रोल अलग था। कोई कुक, कोई डॉक्टर, कोई नेविगेटर, और एक लड़का तो छुपकर स्टो अवे बन गया, जो बाद में पकड़ा भी गया, लेकिन टीम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये लोग 1914 में इंग्लैंड से निकले। साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंचने के बाद उन्हें एक वार्निंग मिली, इस साल बर्फ ज्यादा है, तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन शैकल्टन रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं और हम इस सफर को पूरा करेंगे। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। दिसंबर 1914, शिप एंडोरेंस ने साउथ जॉर्जिया से अपना अंतिम सफर शुरू किया। आगे था वेडल सी, एक ऐसा समुद्र जो बर्फ के पहाड़ों और जमाए हुए फ्लोस से भरा हुआ था। क्रू के लिए यह सब एक नया तजुर्बा था। उनके सामने बर्फ के बड़े बड़े पेड़ जैसे आइसबर्ग्स तैर रहे थे। दिन में सूरज की रोशनी बर्फ पर चमकती थी और रात को पूरी दुनिया एक सफेद अंधेरे में बदल जाती थी। एक क्रू मेंबर ने डायरी में लिखा, ये जगह किसी और ग्रह की तरह है, न पेड़ न घास, सिर्फ बर्फ और हवा। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था। शिप बर्फ के बीच रास्ते बनाती जा रही थी, लेकिन 19 जनवरी 1915 को सब कुछ बदल गया। उस दिन बर्फ के बड़े बड़े फ्लोज ने एंड्योरेंस को अपने बीच में फंसा लिया। शुरू में सबने सोचा, कोई बात नहीं, ये टेम्पररी है, बर्फ पिघल जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन दिन महीने बन गए, शिप वहीं अटकी रही। शैकल्टन ने तुरंत डिसाइड किया, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने एक रूटीन बनाया। हर आदमी को रोज एक काम दिया गया। कुक अपना खाना बनाता, डॉक्टर हेल्थ चेक करता, मैकेनिक्स इंजन देखते, चाहे इंजन यूज ना हो रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, शाम को सभी गेम्स, म्यूजिक और स्टोरीज में पार्टिसिपेट करते। उन्होंने एक बात क्लियर कर दी, डिसिप्लिन और मोरल हाई रखो, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और वाकई क्रू ने इसी डिसिप्लिन से अपनी हिम्मत बनाए रखी। उनके पास कुछ ग्रीनलैंड डॉग्स भी थे। ये डॉग्स उनके दोस्त बन गए। दिन में उनसे स्लेड चलाते, शाम को उनसे खेलते। लेकिन कभी कभी खाने की कमी होने पर उन्हीं डॉग्स का मीट खाना पड़ता। फोटोग्राफी एक्सपर्ट फ्रैंक हर्ली बर्फ और स्काई की लाजवाब फोटोज खींचता। आज जो तस्वीरें हमारे पास हैं वही प्रूफ हैं उनके स्ट्रगल का। लेकिन बर्फ का प्रेशर रोज बढ़ रहा था। शिप के अंदर से कर भट की आवाज आती थी, जैसे लकड़ी के जॉइंट्स बर्फ के बोझ से टूट रहे हों। एक दिन शैकल्टन ने अपने डायरी में लिखा, बर्फ के बीच हम सिर्फ एक खिलौना हैं। नेचर हमेशा याद दिलाती है कि ये उसका राज्य है, हम सिर्फ मेहमान हैं। महीने गुजरते गए। फरवरी से अक्टूबर तक पूरे 10 महीने एंड्योरेंस बर्फ में कैद रही। और फिर आया 27 अक्टूबर 1915, वो दिन जिसमें सब बदल गया। सुबह से ही बर्फ का प्रेशर ज्यादा था। शाम को एक बड़ा झटका लगा। शिप का हल क्रैक हो गया। पानी अंदर भरने लगा। इंजन रूम डूब गया। शैकल्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया, शिप छोड़ दो, सप्लाईज और लाइफ बोट्स बचा लो। क्रू ने जो कुछ हो सका बाहर निकाल लिया। खाना, कपड़े, टेंट्स और 3 लाइफ बोट्स, जेम्स केड, डडली डॉकर और स्टैनकॉम विलिस। और फिर उन्होंने देखा अपनी प्यारी एंड्योरेंस को बर्फ तोड़कर समुंदर में डूबते हुए। फ्रैंक हर्ली ने उस वक्त लास्ट फोटोग्राफ ली और कहा, ये एक समुंदरी राजा का अंतिम दिन है। क्रू के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था। शिप उनका घर थी, उनका बेस थी। अब उनके पास सिर्फ बर्फ था।
उन्होंने बर्फ के फ्लो पर कैंप बनाया और उसे नाम दिया ओशन कैंप। रात को सब चुप थे। लगता था ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन शैकल्टन उनके सामने आया और बोला, एंड्योरेंस डूब गई है, लेकिन हम जिंदा हैं। जब तक हमारे पास एक दूसरे का साथ है, तब तक कोई भी हमारी कहानी का अंत नहीं लिख सकता। याद रखो, तुम में से एक भी इंसान नहीं मरेगा। ये शब्द क्रू के लिए एक मंत्र बन गए। अब उनके पास एक ही मिशन था, जिंदा बचकर घर लौटना। 27 अक्टूबर 1915 के बाद से क्रू एक नई दुनिया में आ गया। उनकी शिप एंड्योरेंस अब बर्फ के नीचे डूब चुकी थी। बस थोड़ा सा मस्त और थोड़ी सी लकड़ी बर्फ के ऊपर तैर रही थी। शैकल्टन ने उनके कैंप का नाम रखा ओशन कैंप। वहां सब लोग एक छोटी सी जगह पर अपना टेंट लगाए हुए थे। हवा तेज चलती थी। टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता था। बर्फ इतना ठंडा था कि रात को सोते वक्त लगता था जैसे जमीन शरीर के अंदर से जान खींच रही हो। खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो थोड़ा बहुत राशन बचा था, उसे केयरफुली डिवाइड करना पड़ता। मोस्टली उन्हें पेंगुइन्स और सील्स का शिकार करके जिंदा रहना पड़ता। एक दिन शैकल्टन ने सबको बुलाया और बोला, अब हम ओशन कैंप में हमेशा नहीं रह सकते। बर्फ हमें नॉर्थ की तरफ ले जा रहा है, लेकिन हम ऐसे बस ड्रिफ्ट नहीं कर सकते। हमें जिंदा घर लौटना है। अब हमें चलना होगा। ये फैसला आसान नहीं था। सामने सिर्फ बर्फ का डेजर्ट था, ना कोई लैंडमार्क, ना कोई मैप, सिर्फ हवा, बर्फ और समुंदर। क्रू ने अपने सारे सामान स्लेड्स पर रखे, लाइफबोट्स को खींचते हुए बर्फ पर चलना शुरू किया। हर दिन 10-12 घंटे चलते, फिर भी बस 1-2 मील आगे बढ़ पाते। ठंड और भूख के साथ थकान उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। एक दिन एक आदमी ने डायरी में लिखा, हम जैसे ग्लेशियर के कैद हैं, हर कदम एक जंग है। दिन गुजरते गए। कुछ हफ्तों बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इस तरह चलकर वो कभी ओपन सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। शैकल्टन ने तुरंत डिसीजन लिया, अब हम बर्फ पर नहीं चलेंगे। हम अपने लाइफ बोट्स का यूज करके खुले समुद्र तक जाएंगे। वहां से एक आइलैंड ढूंढेंगे जहां हम टेम्परेरी टिक सकें। अप्रैल 1916 दिन आ गया जब उन्होंने बर्फ छोड़कर लाइफ बोट्स में सफर शुरू किया। 3 छोटी लाइफ बोट्स थी, जेम्स केड, डडली बॉकर और स्टैनकॉम विलिस। इनमें 28 मर्द, उनका सामान और थोड़ा बहुत राशन फिट करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने बर्फ का फ्लो छोड़ा, समुंदर की असली शिद्दत सामने आई। तेज हवा, बर्छी जैसी बर्फीली बूंदें और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, ये सब मिलकर एक मौत का समुंदर बना रहे थे। दिन रात रोइंग चलती रही। लोग थककर गिर जाते, लेकिन शैकल्टन हमेशा उन्हें मोटिवेट करते। जिंदा रहना है, बस थोड़ा और। सबसे बड़ी दिक्कत थी प्यास। बर्फ का पानी गर्म करना पड़ता था, लेकिन फ्यूल बहुत कम था। ज्यादातर उन्हें बर्फ चबाकर प्यास बुझानी पड़ती थी। एक रात को तूफान आया। तीनों लाइफ बोट्स अलग अलग हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई बचकर नहीं निकलेगा, लेकिन सुबह होने तक किसी तरह सब एक दूसरे से मिल गए। शैकल्टन ने उस रात डायरी में लिखा, मैं अपने लोगों को गिरते देखता रहा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी उन्हें जिंदा रखेगी। 7 दिन तक समुंदर में भटकने के बाद उन्हें दूर एक आइलैंड दिखा। वो था एलिफेंट आइलैंड। जब वो वहां पहुंची तो सब गिरकर जमीन को चूमने लगे, क्योंकि 497 दिन के बाद पहली बार उन्होंने किसी सॉलिड लैंड पर पैर रखा था। लेकिन एलिफेंट आइलैंड भी परफेक्ट जगह नहीं थी। ये एक अनइनहैबिटेड जगह थी, न इंसान न रेस्क्यू का चांस, बस ठंडी हवा और बर्फीली जमीन। फिर भी क्रू ने रिलीफ लिया। कम से कम अब वो बर्फ के फ्लो पर ड्रिफ्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने आइलैंड पर अपना कैंप बनाया, जिसका नाम रखा गया पॉइंट वाइल्ड। लेकिन शैकल्टन जानता था यहां रहना सेफ नहीं है। अगर रेस्क्यू नहीं आया तो ये सब मर जाएंगे। इसीलिए उसने एक सबसे डेयरिंग प्लान बनाया। 6 मर्द एक लाइफ बोट लेकर 800 माइल दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाएंगे। वहां से व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचकर मदद बुलाएंगे। बाकी लोग एलिफेंट आइलैंड पर रुककर इंतजार करेंगे।
सबको पता था कि यह प्लान सुसाइडल लगता है। एक छोटी सी लाइफ बोट, ओपन ओशन और 800 माइल की डिस्टेंस, ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया हो। लेकिन शैकल्टन ने कहा, मैं अपने लोगों को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन याद रखो, मैं तुम सबको ले जाने वापस आऊंगा। एक भी इंसान पीछे नहीं रहेगा। 24 अप्रैल 1916 एलिफेंट आइलैंड पर 22 आदमी रुक गए और शैकल्टन अपने 5 सबसे स्ट्रांग साथी लेकर एक छोटी सी लाइफ बोट जेम्स केयर्ड में बैठ गया। ये 22 फुट की बोट थी, जो असल में ओपन सी के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया। ऊपर वुडन प्लैंक्स और कैनवस लगाया ताकि कुछ प्रोटेक्शन हो, थोड़ा सा बैलेस्ट रखा ताकि बोट उल्टे ना, और बस इतना ही। फिर इसे समंदर के हवाले कर दिया। टारगेट था साउथ जॉर्जिया आइलैंड, 800 माइल दूर। यह जर्नी टाइटैनिक के डूबने के डिस्टेंस से भी ज्यादा थी, और सबसे बड़ा डेंजर था सदर्न ओशन। जैसे ही उन्होंने एलिफेंट आइलैंड छोड़ा, वेव्स उनकी बोट से 3 गुना बड़ी थी। पानी बार बार बोट में भर जाता और क्रू बकेट से निकालता रहता। हर दिन बर्फीली बूंदें उनके कपड़ों को जमाती रहीं। टेम्परेचर -20 डिग्रीज के आसपास था। पानी के कांटेक्ट से उनकी स्किन जल जाती थी। सॉल्ट वाटर ब्लिस्टर्स, फ्रॉस्ट बाइट और स्टारवेशन, ये सब उनके रोज के साथी बन गए। नेविगेटर फ्रैंक वर्जली के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डायरेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि क्लाउड्स और स्टॉर्म्स की वजह से सूरज या तारों को देखना मुश्किल था। सिर्फ कभी कभी थोड़ी देर के लिए क्लियर स्काई मिलती और तभी वो अपना सेक्सटेंट यूज करके पोजीशन निकालते। एक गलती और वो सब हमेशा के लिए समंदर में खो जाते। राशन बहुत लिमिटेड था। मोस्टली वो ड्राइड बिस्किट्स, थोड़ा सा मीट और मेल्ट किया हुआ बर्फ खाते, लेकिन बर्फ पिघलाने के लिए फ्यूल भी कम था। एक दिन शैकल्टन ने देखा कि एक आदमी इतना कमजोर हो गया है कि अपनी सीट पर ही गिर गया। उसने तुरंत अपना राशन उस आदमी को दे दिया। शैकल्टन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मोरल और जिंदगी को बचा कर रखना। उन्होंने एक रूल बनाया, हर दिन एक छोटी सी गर्म ड्रिंक सबको मिलेगी। हर रात एक छोटी सी प्रेयर और टॉक होगी जिसमें सब अपने घर और फैमिली के बारे में बात करेंगे। ये छोटी छोटी बातें उनके लिए उम्मीद का सहारा बन गई। जर्नी के बीच उन्होंने सबसे बड़ा तूफान फेस किया। 13 दिन तक हवा और लहरों ने उनकी बोट को झूला जैसे हिला दिया। लेकिन सबसे खौफनाक था एक रोग वेव, एक इतनी बड़ी लहर जो पूरी बोट को निगल सकती थी। वर्जली ने लिखा, हमने देखा एक अंधेरा सा पहाड़ हमारी तरफ आ रहा है। ये वेव थी और ये हमारी बोट से कम 60 फुट ऊपर थी। सबने सोचा अब खत्म, लेकिन जैसे किसी चमत्कार से वो वेव उनकी बोट के नीचे से गुजर गई और बोट सिर्फ हिलती हिलती बच गई। 15 मई 1916, 17 दिन के कंटिन्यूअस स्ट्रगल के बाद उन्होंने पहली बार साउथ जॉर्जिया आइलैंड देखा। सबकी आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो आइलैंड के गलत साइड पर पहुंच गए थे, जहां क्लिफ्स और रॉक्स थे और बोट उतारना इम्पॉसिबल था। उन्हें 2 दिन और समुंदर में सरवाइव करना पड़ा, तब जाके उन्हें एक जगह मिली जहां बोट बीच हो गई। शैकल्टन और उनके 5 आदमी थककर गिर गए। उन्होंने सोचा, हम लैंड पर आ गए, अब हम बच गए। लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था। साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचना था, और वो था आइलैंड के दूसरे साइड पर, 30 माइल दूर, जहां तक सिर्फ पहाड़ों को पार करके जाया जा सकता था। शैकल्टन ने कहा, हम रुक नहीं सकते, अगर रुक गए तो हमारी डेथ हो जाएगी, चलना होगा। उन्होंने 3 लोग लिए, शैकल्टन, वॉसली और क्रीन, और 3 लोग को बोट के पास छोड़ दिया। फिर शुरू हुई एक और अनइमेजिनेबल जर्नी, 36 घंटे तक बिना रुके माउंटेन्स और ग्लेशियर्स क्रॉस करना। उनके पास न स्लीपिंग बैग्स थे, न प्रॉपर क्लाइंबिंग गियर, सिर्फ एक रोप, एक आधा एक्स और कुछ स्क्रूज। दिन रात चलने के बाद 20 मई 1916 को सुबह उन्होंने फाइनली व्हेलिंग स्टेशन स्ट्रॉमनेस देखा। व्हेलर्स ने उन्हें देखकर पहले पहचाना ही नहीं, क्योंकि 17 दिन का समुंदर और 36 घंटे का क्लाइंब उन्हें इंसान से ज्यादा भूत बना चुका था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, आई एम शैकल्टन, पूरा स्टेशन उनके सामने खड़ा हो गया। अब शैकल्टन के पास मदद थी, लेकिन उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। एलिफेंट आइलैंड पर 22 लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे।
शैकल्टन ने तुरंत शिप्स अरेंज करना शुरू किया। पहले 2 कोशिशें फेल हो गई, बर्फ ने रास्ते रोके रखे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मेरे आदमी जिंदा हैं मैं रुक नहीं सकता। शैकल्टन साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ एक बात चल रही थी, एलिफेंट आइलैंड पर मेरे आदमी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत व्हेलर्स से मदद मांगी। पहला प्लान था एक व्हेलिंग शिप लेकर निकलना, लेकिन जैसे ही वो एलिफेंट आइलैंड के पास गए, बर्फ की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। उन्हें वापस आना पड़ा। शैकल्टन ने हार नहीं मानी, दूसरी कोशिश की। इस बार एक और शिप ली, लेकिन फिर वही, बर्फ इतना ज्यादा था कि वो अपना रास्ता नहीं बना पाए। फिर से फेल। अब शैकल्टन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी समय। एलिफेंट आइलैंड पर जो 22 लोग बैठे थे, उनके पास खाना लिमिटेड था, उनका शेल्टर भी टेम्परेरी था। हर दिन उनके लिए मौत का इंतजार बन गया था। फिर शैकल्टन ने तीसरी कोशिश की, इस बार एक और व्हेलिंग वेसल के साथ, लेकिन फिर से बर्फ, जैसे प्रकृति खुद उनका इम्तिहान ले रही हो। शैकल्टन अपने लोगों के बारे में सोचकर बेचैन था। उसने कहा, मैं जानता हूं मेरे लोग मुझे इंतजार कर रहे हैं, मुझे वापस उनके पास पहुंचना ही होगा, मैं रुकूंगा नहीं। आखिरकार हेल्प मिली चिली से। चिलियन गवर्नमेंट ने एक छोटी सी टग बोट दी। ये एक पावरफुल स्टीमर थी और इसका कैप्टन था लुइस पार्दो। शैकल्टन, वर्जली और क्रियान उसके साथ छोटी शिप पर निकल पड़े। इस बार उनके दिल में उम्मीद थी, लेकिन डर भी था, कहीं फिर बर्फ उन्हें ना रोक दे। 30 अगस्त 1916 एलिफेंट आइलैंड पर बाकी 22 लोग 4 महीने से इंतजार कर रहे थे। उनके बीच कभी कभी उम्मीद टूट जाती थी, लेकिन एक चीज उन्हें जिंदा रखी, शैकल्टन के शब्द, मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, एक भी आदमी पीछे नहीं रहेगा। उस दिन दोपहर को किसी ने हॉराइजन पर एक छोटा सा धुआं देखा। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक शिप नजर आई। वो थी येल्चो और उसके डेक पर खुद शैकल्टन खड़ा था। सब लोग अपने शेल्टर से बाहर दौड़कर निकले। कहीं आंसू थे, कहीं चीखें, कहीं हंसते हुए लोग। 128 साल बाद भी वो मोमेंट तस्वीरों और डायरीज में जिंदा है। शैकल्टन ने सबको गिनकर देखा, 22 लोग, और फिर उसने अनाउंसमेंट किया, एक भी आदमी नहीं मरा, हम सब जिंदा घर लौट रहे हैं। ये हिस्ट्री का एक ऐसा पल था जो हमेशा याद रखा जाएगा। 497 दिन बर्फ और समंदर में फंसने के बाद सभी 28 मर्द सेफ रेस्क्यू हो गए। दुनिया ने जब ये खबर सुनी तो सब हैरान रह गए। एक एक्सपीडिशन जो फेलियर लग रही थी, एक मिरेकल सर्वाइवल स्टोरी बन गई। शैकल्टन और उसके आदमियों ने प्रूफ कर दिया कि इंसान की हिम्मत और यूनिटी किसी भी तूफान से बड़ी है। आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स और लीडरशिप प्रोग्राम्स में शैकल्टन का नाम लिया जाता है, एक ऐसे लीडर के रूप में जो सबसे बुरी हालत में भी अपने लोगों को उम्मीद देता रहा। उनके क्रू के एक मेंबर ने बाद में लिखा, हम बच गए क्योंकि शैकल्टन ने कभी हमें हारने नहीं दिया। उसने हमेशा कहा, हम सब जिंदा घर लौटेंगे, और वही हुआ। ये कहानी सिर्फ एक एक्सपीडिशन की नहीं, बल्कि एक सबक है। जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी अगर लीडरशिप और टीम वर्क सही हो तो कुछ भी मुमकिन है। सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 28 आदमी हमेशा के लिए इंसानी हिस्ट्री में द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी एवर टोल्ड के नाम से याद रखे जाते हैं।